हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? सारे बच्चे, सॉरी एंथ्रोपंथर्स, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। हाँ, आइए आइए आइए, वेरी गुड। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, अरे बोलो भाई। हाँ, ऊपर से निकल गया। इतने छोटे हो क्यों? थोड़े बड़े बनो। यस, गुड इवनिंग। आवाज सही से आ रही है? मस्त आ रही है, बहुत सही। हाँ, आइए आइए, आजिए भैया। हाँ, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 5, जहां पर हमें पढ़ना था काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। सारे बच्चे, हाँ, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए आइए आइए। तो कल आप सभी लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला टॉपिक देख लिया, हाँ या ना? भाई देखना, वॉइस क्रैक कर रही है क्या? सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो लेक्चर आप लोग स्ट्रा लगा के खून पी रहे थे वो आप लोगों ने देख लिया? बताओ बताओ भाई। नहीं देखा है, ले। और तब से तुम जान खाए पड़े थे सर, वो लेक्चर नहीं पढ़ाया आप। हाँ, वो छूट गया सर हमारा, अचानक से एडवांस का रैंक गिर गया है हमारा। क्यों नहीं देखे बे? हैं? हाँ, लो। हाँ, बस टीचर मेहनत करता हुआ दिखना चाहिए, तभी रहेगा कि हाँ यार ये तो सही चल रहा है हमारा बैच में। हाँ, खुद कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने देखा है लेक्चर, साफ पता लग रहा है। तरुण सर भी आए थे बैच में। उस लेक्चर में तरुण सर भी थे, कई बार आए हैं। हाँ। तरुण सर भी आए थे उसमें। यस, हंसने के लिए आए थे। क्लियर? टाइम की कमी हो, अंबानी जी हमारी क्लास में आए हैं। टाइम की इनके पास कमी है। इनके वो पता नहीं, जॉब पर भी जाना है, घर भी चलाना है, कपड़े भी धोने हैं, खाने भी बनाना है, सफाई भी करनी है, बाहर से राशन भी लाना। क्या काम कर रहे हो बे पूरे दिन में अगर तुम्हें देखा जाए? क्या काम कर रहे हो? तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो हमारे पास उससे ज्यादा है, तब भी आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया गया था। यस, चलिए भैया, कोई नहीं कोई नहीं, देख लीजिएगा, कोई स्कूल का तो टॉपिक है नहीं, है ना? अभी आपके ये कंपटीशन में जनरली जेई मेंस एंड एडवांस के लिए अभी आराम से देखिएगा। मैं ऐसे धमका रहा था कि आपके अंदर कहीं सुस्त पनाना आ जाए। यस, क्लियर? हाँ, बहुत सही। चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब सारे बच्चे सीरियस पहले लिखिए। आज की मैंने क्या कहा था, एक दो क्लास अभी हमारी सीरियस चलेंगी क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को भी, मुझे भी। हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इतनी सारी चीजों को करेंगे तो आप एडवांस के सवाल खुद से इक्वेशन बना पाएंगे। एक बच्चे ने कहा था सर सारे एडवांस के सवाल नहीं हो पाते। बेटा, नहीं हो पाएंगे सारे एडवांस, ये मान ले, नहीं हो पाएंगे सारे एडवांस के सवाल, लेकिन उतने जरूर हो जाएंगे जिससे सिलेक्शन होता है, अगर तू तमीज से पढ़ेगा तो। ठीक है? तो ज्यादा इधर उधर का वो मत सोचो कि नहीं भाई मैं सारे दुनिया के टफ सवाल लगा दूंगा, नहीं हो पाएंगे, पहली सी बात है। ठीक है? हमें उतने सवाल सही करके आने हैं जिससे एक सिलेक्शन हो जाता है, वो हो जाएंगे अगर तू तमीज से पढ़ता रहा तो। क्लियर? यस। सारे बच्चे, क्या आप लोगों ने ये वाला सवाल किया था? वर्क डन बाय ग्रेविटी टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स। अब ये हमारे पास बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारे पास है। इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी हमारे पास है, NLM। ठीक है? फिर हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी हमारे पास चैप्टर, दोनों चैप्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है। आपको अगर ये नहीं आता होगा तो ये सवाल नहीं होगा, ये नहीं आता होगा तो भी ये सवाल नहीं होगा। किस किसने ट्राई किया है? सारे बच्चे ट्राई किया है, वेरी गुड। चलिए बेटा, जरा हम लोग स्टार्ट करते। ठीक है? मेरे को वर्क किसका बताना है? ग्रेविटी का और टेंशन का 2 सेकंड में। तो यार ये 2 सेकंड में कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये इक्विलिब्रियम तो रहेगा नहीं, यहां 4m है, यहां पर m है, ये तो चल जाएगा। अब 2 सेकंड में ये कुछ चलेगा
और ये भी हमारे पास कुछ चलेगा। मेरे को तो तभी पता लगेगा वर्क डन जब मैं ये निकालूं कि ये कितना चला और ये कितना चला। सबसे पहला सवाल, क्या ये दोनों बराबर चलेंगे? वेरी गुड, कई बच्चों ने जवाब लिखा है। सारे बच्चे पहले मुझे बताइए, क्या ये दोनों बराबर चलेंगे? अब देखो, पहला पार्ट इसका लॉज ऑफ मोशन का ही है हमारे पास। इसका खुद का वजन होगा हमारे पास 4 mg, ठीक है। यहां पर हमारे पास 2t ले लिया है, इस वाली वायर में इन्होंने टेंशन t लेके दे दिया है, ठीक है। तो टी 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 टी, तो यहां पर कितना 2t लाइक दिस, इसका वजन नीचे। वेरी गुड, लव यू बेटा। आज की क्लास सीरियसली करेंगे, बहुत सारी हमें, अगर देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं तो थोड़ा सा सीरियसली अभी बात हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर बेटा है आपका mg और यहां पर है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर है आपका नॉर्मल रिएक्शन। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, 2 सेकंड में ये कितना चलेगा? ये कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा एक्सेलरेटेड होंगे हमारे पास, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आप बनाएंगे बेटा 4 mg माइनस टी टू टी, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास इसका एक्सेलरेशन, अगर आप हमारे पास यहां पर a मानेंगे या a1 और a2 आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। आपको याद आ रहा, वेरी गुड, कंस्ट्रेंट रिलेशन रहेगा। जब मैंने कहा था जब एक पर टेंशन t चलते चलते दूसरे पर 2t 3t t/2 हो जाए तो एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगी, तो हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। तो 4 mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4 ma1 हमारे पास आया बेटा, ठीक है। और इसका इक्वेशन बनेगा t कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, तो t इज इक्वल टू m इंटू a2 हमारे पास आया। सारे बच्चे इक्वेशंस को जरा देखते रहना और आंसर मैच करना। सर a1 नहीं पता, a2 नहीं पता, t नहीं पता, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो मैंने कहा यार a1 और a2 का मैं इक्वेशन बना सकता हूं, पावर इंटरनल इक्वल टू 0 हमारे पास, तो t इंटू a2 हमारे पास कॉस ऑफ 0 प्लस हमारे पास 2t इंटू a1 कॉस ऑफ 180 हमारे पास इक्वल टू 0 हमारे पास होगा। t उड़ जाएगा बेटा, तो a2 इज इक्वल टू 2a1 हमारे पास आ रहा होगा। तो बस यहां पर रख दीजिए, तो इक्वेशन बनेगी बेटा 4 mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4 ma1। अब कुछ बच्चे बोले सर ये कैसे कर दिया? बेटा अब ये आप ही की गलती है कि आपका बैकलॉग है। कंस्ट्रेंट रिलेशन में बहुत आराम से चीजें पढ़ाई गई थी। 4 mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4 ma1, t इज इक्वल टू 2 ma1। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और तो ये आ जाएगा बेटा 4 mg माइनस 2t इक्वल टू 4 ma1, और ये आएगा बेटा 2t इज इक्वल टू 4 ma1। जैसे आप ऐड करेंगे तो 4 mg इज इक्वल टू हमारे पास 8 ma1, ये हमारे पास गया g/2 इज इक्वल टू a1, मतलब a1 की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सारे बच्चे ध्यान से देखना, a1 की वैल्यू आई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a2 की वैल्यू आ रही होगी 10 मीटर। किस किस का यहां तक सेम आया है? सारे बच्चे मुझे ये बताइए, सारे बच्चे, कि इसकी वैल्यू। अब हो सकता है सर मैंने a1 इसको लिया, a2 इसको लिया, उससे मतलब नहीं है। मैं अगर यहां पर बात करूं, ये वाला ब्लॉक जो हमारे पास m मास का ब्लॉक है, इसकी अगर आप बात करें, ध्यान से समझना, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आपके लिए इसकी एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या लिया है बेटा? सारे बच्चे, पहला स्टेप था कि आप a1 तक पहुंचे, तो a1 की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन a2 आ रही है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या आप सभी लोगों का यहां तक पहुंचा? वेरी गुड। यहां तक भी आसान नहीं था, सच बताऊं आसान नहीं है इतना भी पहुंचना। अब मुझे वर्क डन चाहिए, तो यार फोर्सेस तो पता होने चाहिए। यहां पर 4m है, तो इसका वजन कितना होगा बेटा? 4 mg। ध्यान से देखिए, है ना, यहां पर 4 mg आएगा, यहां पर mg आएगा। टेंशन की भी बात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहीं पर मैं टेंशन की बात करूं तो दैट इज 4 ma1। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 हमारे पास m, a1 की वैल्यू थी 5, तो 5 4 20, तो टेंशन की वैल्यू है 20m। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, टेंशन की वैल्यू आ रही है 20m। तो यहां पर जो आपका टेंशन है दैट इज इक्वल टू 20m, यहां पर जो आपका टेंशन है 2t, तो दैट इज इक्वल टू 40m।
ये सवाल लेंदी है। यस, बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। सर काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4m मास इन हमारे पास 2 सेकेंड्स अगर आप देखें तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे अपने कंसेप्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 10 मीटर ये गया है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m, ठीक है, इन 2 सेकेंड्स अगर मैं बात करूं तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आप यहां लगाएंगे तो u की वैल्यू 0 है बेटा, हाफ इंटू 10 इंटू 4, तो ये 20 मीटर हमारे पास गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आया। अब सर वर्क डन पूछा था, मैंने कहा अब इतना करने के बाद जाके आप अपना सवाल लगा पाएंगे। और 11वीं क्लास के बच्चे अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, आधे बच्चे यहां पर खत्म हो चुके होंगे, क्या बात है, इतना थोड़ा ना कोई सोचेगा। अरे सोचना पड़ता है बेटा अच्छे सवालों में। यहां पर ध्यान समझना, ये वाला ब्लॉक वजन है mg, यहां पर टेंशन था t, ये मूव करा है हमारे पास 20 मीटर्स। ये कितना मूव करा है? 20 मीटर्स। जो हमारे पास यहां पर ब्लॉक था, समझना, इसका वजन है 4 mg, यहां पर टेंशन था 2t, जिसकी वैल्यू आ रही थी 40 m। ध्यान से समझिए, है ना, हमारे पास 40 m, और इसका डिस्टेंस है 10 मीटर्स। ये कितना चला है हमारे पास? 10 मीटर्स। सारे बच्चे अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है। हमसे जो जो सवाल पूछे गए थे, हाँ, टेंशन में कहां दिक्कत आ रही है हमारे लिए? A1 की वैल्यू, टेंशन इज 2m A1 है। अच्छा, ये 2 करने के बाद था, तो यहां पर टेंशन की वैल्यू आएगी 2m A1 है, तो टेंशन की वैल्यू 10m आ रही है। A1 की वैल्यू 5 है ना, तो 10m ही तो लिखा है मैंने। अच्छा नहीं, यहां 20 लिखा है, ठीक है। तो हमारे लिए ये 10m होगा बेटा, ठीक है, और यहां पे 20m होगा। देखो मीटर और उससे कंफ्यूज मत होना, ये मास है हमारे पास, ठीक है। अब वर्क डन जरा देखना बेटा, हमारे पास पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैं ग्रेविटी का वर्क डन निकाल रहा हूं, ठीक है, ऑन मास m। सारे बच्चे इसका आपका कितना आया है जल्दी से बताइए। अब जरा देखते हैं। सर m की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, m की वैल्यू क्यों निकालनी? ये तो मास क्वेश्चन में ही m के टर्म्स में है। अगर m की वैल्यू 1 kg होगी तो 1 रख देंगे, 2 kg हुई तो 2 रख देंगे। सारे बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m कितना आ रहा है आप सभी लोगों का? वेरी गुड, लव यू बेटा। जरा सेकेंड, ग्रेविटी इस पर भी वर्क करेगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 4m मास, इस पर कितना आएगा? तो सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। मैंने कहा अच्छा, तो फोर्स कितना है बेटा हमारे पास? 4 mg, ये है, डिस्टेंस है आपका 10 इंटू कॉस ऑफ 0, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 400 m प्लस हमारे पास जूल्स। ये आपका वर्क डन आ रहा होगा, हाँ या ना? जी की वैल्यू भी मैंने रख दी है, यही आ रहा होगा। वेरी गुड, प्लस 400 m जूल्स, ठीक है, वेरी गुड। जरा ध्यान समझना, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सिस्टम। अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? एक पर 0 है, एक पर 400 m है, तो यही हमारे पास आंसर आएगा, प्लस 400 m जूल्स हमारे पास आंसर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, वेरी गुड। सर टेंशन का वर्क डन, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ABCD की बात करूं, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m, जो ये टेंशन m वाले पे लग रहा है, इसका वर्क डन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो टेंशन की वैल्यू आई थी 10m, 10 मीटर, नहीं, टेंशन की वैल्यू थी 10m, ठीक है, 10m।
हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज 20 इंटू कॉस ऑफ 0, अगर आप देखें तो प्लस 200m ये आ रहा होगा। लव यू बेटा, ठीक है, हमारे पास जूल्स, ठीक है। और वर्क डन बाय टेंशन, ध्यान सुनना, ऑन 4m वाले मास पर वर्क डन बाय टेंशन क्या है सर? फोर्स लेंगे, इसका टेंशन हमारे पास लेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 40m आई है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आया है? यहां पर 40m आएगा, यहां पर भी गड़बड़ी है, यहां पर 220 होगा, ठीक है हमारे लिए। तो यहां पर आपका वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, तो 20m, डिस्टेंस चला था 10, और जरा देखना कॉस ऑफ 180 आपको मिलेगा तो माइनस 200m आपका आ रहा होगा। वेरी गुड। और अगर कोई आपसे पूछ ले इस पूरे सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन हमारे पास ऑन सिस्टम पूरे दोनों के ऊपर अगर कंबाइन की बात करूं, ये इंटरनल था, याद करिए इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमारे पास 0, प्रूव हो गया। अरे बोलिए यस। तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी आपको सॉल्व करना आ गया है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। कि अगर मेरे को वर्क डन निकालना है 2 सेकंड में, तो भाई वर्क डन के लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 2 सेकंड में ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे निकालें? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। तो एक्सेलरेशन a1 a2 क्यों ली? क्योंकि दोनों पर टेंशन अलग अलग पहुंच रहा है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन सोचना पड़ेगा। नेट पावर 0 करके हम लोगों ने यहां पे सबसे पहले a1 a2 का रिलेशन निकाला, इक्वेशन लिखी, a1 a2 टेंशन सब निकाल लिया। फिर मैंने कहा यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मैं यहां पर लगा सकता हूं। तो मेरे पास डिस्टेंसेस हमारे पास आ गए, तो मैंने यहां पर उनके डिस्टेंसेस लिखे और वर्क डन निकाला, ये हमारा आंसर हो गया। ये लेंदी है लेकिन अगर आपने ध्यान से करा तो इजी है। क्लियर? हाँ सर एक पेज का सॉल्यूशन था तो क्वेश्चन लेंदी है भाई, लेकिन आप सभी लोग यहां तक पहुंच पाए, वेरी गुड। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखिए इस चैप्टर का फ्लो समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने वर्क निकालते कैसे हैं उसके बारे में खूब चर्चा कर ली। अब मैं बता रहा हूं आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन निकालना। ध्यान समझ लो, जो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के साथ चल रहे हैं उनको समझ आना स्टार्ट होगा। वर्क डन क्या हो, कौन कौन कर लेगा? टेंशन कर लेगा, नॉर्मल कर लेगा, फ्रिक्शन कर लेगा, हर जैसा होगा, ग्रेविटी कर लेगा, सूडो, सभी के वर्क डन निकालने सीखे हमने। अब काइनेटिक एनर्जी सीख रहे हैं, फिर कंबाइन कर देंगे, इस चैप्टर का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वेरी गुड। हमारे पास द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, 9वीं क्लास में भी सिखाया जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई भी बॉडी हमारे पास चल रही है, ध्यान सुनना, कोई भी बॉडी अगर हमारे पास चल रही है तो चलने की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, है ना, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है बेटा? हाफ मास ऑफ बॉडी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते हैं, कल मैं कमेंट पढ़ा सर आप बेस से नहीं पढ़ा रहे, बेस से नहीं पढ़ा रहे। ले बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, मास हमारे पास 2 kg है, वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। पहला देखो बिल्कुल बेस से पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ सारे बच्चे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। तो जरा ये बताइएगा, अगर मास हमारे पास 2 है, वेलोसिटी हमारे पास 10 है, ठीक है। वर्च्यू का मतलब मेरे को भी नहीं पता, रट रखा है, तुम भी रट लो, ज्यादा लोड मत ले, ठीक है। ना 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 वर्च्यू नहीं, बस सीधी सी बात, अगर कोई भी बॉडी चल रही है, चलते हुए तुमसे टकराएगी तो तुम्हें एनर्जी फील होगी, तुम जाके दूर कहीं और फेंका जाओगे, तो तुम्हारे पास जो एनर्जी आई वो आई कहां से? टकराने की वजह से। और वो टकराने की वजह से कैसे? गाड़ी चलते हुए आ रही थी। तो किसी भी बॉडी जो चीज चल रही है उसके पास एक एनर्जी होती है, चलने की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाँ वेरी गुड। यहां पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, घबराइएगा मत। वी कैन नॉट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। आंसर ये
हमारा बच्चा सारा पागल है। ठीक है, आइए। कैसे निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी तूने? सर 9वीं क्लास में, 9th क्लास में हम टॉपर थे सर। हमको तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर बताया गया है, मास दिए हैं, वी दिए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। मैंने आपको ऑब्जर्वर के बारे में अभी नहीं बताया है, ध्यान से सुनिए। अगर इसी सवाल में ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जर्व, देखो भाई, ये पार्टिकल 2 kg का था, हाँ सर। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हाँ सर। मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वर खुद यहां पर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके लिए तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये बंदा तो उसको रेस्ट पर देखेगा। हाँ सर, बात तो भाई सही बोली है। मैंने कहा यही अगर व्यक्ति इधर जाएगा तो ये तेज जाते हुए दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ और बोल देगा। बच्चे स्मार्ट हैं सब। बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो आपको वैसे पूछना चाहिए था सर, स्टेटमेंट तो आप दिए नहीं है, कहीं ग्राउंड फ्रेम की बात है या बाहर की कहीं और की बात है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जो आप 9वीं क्लास में काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं उसको करेक्ट करिए। ठीक है, वी कैनॉट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी अंटिल, ठीक है, अनलेस ऑब्जर्वर इज मेंशन। ठीक है, अनलेस ऑब्जर्वर इज मेंशन, ध्यान सुनना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज हाफ एम वी रिलेटिव का स्क्वायर होता है। 9वीं क्लास में नहीं बताए थे, अब बता दिए हैं। हमारे लिए वी रिलेटिव क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ध्यान से समझिएगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये होता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास अगर नहीं मेंशन है तो हम ग्राउंड फ्रेम से बताएंगे। लेकिन पहली बार आपको कोई पूछे तो आप एक बार तो थोड़ा सा तो हिचकिए। हाँ या ना सारे बच्चे? यस, क्लियर? तो हमारे लिए ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट चीज, ठीक है, ये एक चीज आई। सारे बच्चे जरा देखना, हमारे पास देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ी है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, डी ब्रॉगली, और इन सब में आपको बताया गया होगा। हाँ या ना सारे बच्चे? 9th और 10th में सब गलत ही पढ़ा है क्या? नहीं बेटा, सही पढ़ा है। यस, डी ब्रॉगली में आप लोगों को बताया कि काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला। सर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? मोमेंटम पी होता है बेटा m इंटू वी। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो इसी रिलेशन में अगर आप m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, ये हाफ एम वी स्क्वायर था, मैं इसी को m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो कोई गलत तो नहीं है। तो ये वाला m इसके साथ क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बनेगा। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यह आता था p स्क्वायर बाय 2m। हाँ या ना? अरे पढ़ाया गया होगा यार डी ब्रॉगली में, ऐसा हो ही नहीं सकता। डी ब्रॉगली में आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता था, तो शायद सर ने कहीं ना कहीं तो पी को अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट वी करके आपका फॉर्मूला बनाया भी होगा। हाँ या ना? हो ही नहीं सकता, डी ब्रॉगली खत्म हुआ और उसमें ये वाला फॉर्मूला ना, हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है, तो वो रिलेशन हमारे पास कहां से आ रहा है?
यहीं से आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी चलने के बारे में है, मोमेंटम भी चलने के बारे में है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है, इसमें कुछ छोटे मोटे ग्राफ भी होते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देखो, आपको कोई भी दो डेटा दिए जा सकते हैं, केमिस्ट्री में भी हमारे पास रहता है। इफ काइनेटिक एनर्जी, सारे बच्चे जरा बताना, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, अगर आपको सवाल आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आता है, इज इक्वल टू 100 जूल एंड मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 2 kg, फाइंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइंड मोमेंटम ऑफ बॉडी। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज, हमारे पास इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज हमारे पास 8, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, एंड फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg या 4 kg। चलिए, सिंपल सिंपल सा है, छोटी, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम में जोड़ेगा तो ज्यादा आएगा। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास भाई उसी फ्रेम में देखो, अब ज्यादा दिमाग लगा दिया है। ठीक है, इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बच्चा डर गया। ठीक है, फ्रेम, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बच्चा डर गया है? हर चीज में ऑब्जर्वर चिपका दूंगा, ऑब्जर्वर सेम है, मतलब उसी ऑब्जर्वर के लिए जिसके लिए 100 जूल्स है, बस हो गया भाई, वो कंसेप्ट खत्म हो गया। इसका बच्चों को क्या होता है ना, एक बार झटका लगा कि भाई ऑब्जर्वर चाहिए होता है, तो अब इसको क्या है कि अब सारे सवाल हम बता ही नहीं पाएंगे, 2 बार झटके लग चुके हैं हमारे बच्चे को। पिछली बार वर्क में लगा था, इस बार काइनेटिक एनर्जी में लगा है। अब बच्चा इतना बौखला गया है कि अब वो हर जगह ऑब्जर्वर बताओ पहले आप हमें। तो ऑब्जर्वर सेम है, इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज फॉर सेम ऑब्जर्वर, फॉर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं जा रहे, फॉर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बच्चे बिल्कुल अचानक से डर जाते हैं। हाँ, सारे बच्चे, पहले वाले में है वी कैनॉट कैलकुलेट, लो अब बच्चे फिर बाल नोचेंगे, अरे भैया सब 11वीं में ही सिखाना था तो 9वीं पढ़ाए ही क्यों? हाँ, बात सही है आपकी। ठीक है, वी कैनॉट कैलकुलेट, क्या बात कर रहे हो सर? ये कैप से होने लगा? मैंने कहा अभी से ही सीख रहे हो तो अभी से ही होगा। सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m है, मैंने कहा हाँ। तो सर मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी है, मैंने कहा हाँ। तो सर आपने वैल्यू जो दी है मैं अगर उसको रख दूं, 2, मास की अगर आप बात करें तो 2 है, काइनेटिक एनर्जी 100 है, तो सर मोमेंटम 20 आ तो रहा है। हाँ या ना, मोमेंटम 20 आ रहा है। आप कह रहे हैं कैनॉट कैलकुलेट, बेटा याद करिए, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान सुनिएगा, इसकी डायरेक्शन कहां है बताओ, बता दे, चल बता बता बता। मोमेंट इस रिलेशन में बेटा, अगर तू काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ध्यान समझ, ये तुम्हारा स्केलर है और मोमेंटम वेक्टर है, तो सर मोमेंटम और स्केलर आपस में रिलेट कैसे हो गए? अभी आ रहा हूं। मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी जब तुम यूज करते हो, वी ओनली गेट मैग्नीट्यूड, वी ओनली गेट मैग्नीट्यूड बेटा, नॉट द होल वेक्टर, नॉट डायरेक्शन। तो इस रिलेशन से आप सिर्फ और सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ना कि आप अपनी डायरेक्शन भी।
क्लियर? आपको नहीं पता ये आई कैप में जा रहा है, आपको नहीं पता ये जे कैप में जा रहा है, आपको नहीं पता ये के कैप में जा रहा है। हमारे पास इन्फिनाइट डायरेक्शंस होती थी, इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर्स होते थे, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको नहीं पता है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो याद रखना, जब आप केमिस्ट्री में P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m के ही करते थे, तो वी कैन ओनली गेट द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। कहां जा रहा है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। ये तो मिल गया, ये नहीं मिला तो वेक्टर थोड़ा ना मिला। यस, क्लियर? अब बच्चे को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं ये तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था। अब अगला सवाल, क्या आप कैलकुलेट आउट कर पाएंगे? यस। अब देखो यही सवाल ना एजर्शन रीजन में आते हैं, ठीक है? अब बच्चे वहां पे रायता फैला देते हैं। सारे बच्चे मुझे बताइए, देखो अगर मैं आपको आसान सवाल दे रहा हूं तो इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ रायता फैल रहा है ना? नहीं तो ऐसा कभी मैंने आपको सवाल दिया कि फॉर्मूले में डेटा डालो आंसर निकालो? केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो होगा ना कि मैं फॉर्मूला लिखवाया, मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूं कि भाई देख मोमेंटम मैंने दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी, बस ये बता दे। केमिस्ट्री ढूंढना है हाँ, क्या अब आप इसको कैलकुलेट आउट कर पाओगे? हैं? If momentum of the body is 8 kg meter per second, find kinetic energy of the body if mass is 4 kg for frame observer same है। हाँ, अब देखो जरा बच्चे, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये तो स्केलर है, आराम से निकाल लेंगे, डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं है। तो ये होएगा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, तो हमारे पास 8 आंसर आ रहा है जूल्स। कर सकते, ठीक है? ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए थी। जिनको ये डाउट आ रहा है कि सर ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये इक्वल टू है, ये स्केलर है, तो कैसे हो सकता है? एक्चुअल फॉर्मूला अब आएगा। एक्चुअल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है, आप पी स्क्वायर बाय 2m कह रहे हैं ना बेटा, मोमेंटम इंटू मोमेंटम, ये डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास आता है चच्चा। किताबों में नहीं लिखा है, लिख लीजिए। ये हमारे पास मोमेंटम इंटू मोमेंटम करना है, ध्यान से सुनिए, ठीक है? मोमेंटम इंटू मोमेंटम करना है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो दो तरीके होते थे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यहां पर एनर्जी हमारे पास स्केलर है और डॉट प्रोडक्ट भी आपके पास स्केलर है। क्लियर हुआ क्या? यस। अब समरी हमारे पास, अब आपको खुद लिखनी है। हालत है मरी मरी बच्चा मांगे समरी। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ना होके हाफ एम वी रिलेटिव का स्क्वायर होता है। आपका ऑब्जर्वर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, ध्यान रखना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहां पर यूज करनी पड़ सकती है। दूसरी बात, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पी मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको मोमेंटम दे दूं और काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो आप कर सकते हैं। इस सवाल में मैंने आपको यह सिखाया, मोमेंटम देके काइनेटिक एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आप वैल्यू रखिए, आराम से सॉल्व करिए, इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री में धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाए पड़े थे, याद करो तुम, ठीक है? कोई बात नहीं कर रहा है डायरेक्शन की, क्योंकि वहां आंसर चाहिए। डायरेक्शन पूछ लोगे तो हालत टाइट हो सकती है। तो पूछना कभी कि सर हमारे लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह आप अंडर रूट में 2m के ही कहे हैं, ठीक है? तो आप मोमेंटम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। आप धड़ाधड़ हमको सवाल लगवाए हैं, रेशियो ऑफ अल्फा, रेशियो ऑफ बीटा, रेशियो ऑफ गामा करवाए हैं, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन ट्रिट्रॉन करा दिए, 1h1 1h2 1h3। हाँ, चलता भैया केमिस्ट्री में सब कुछ।
इस रिलेशन में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आप मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, हम लोग जब पढ़ेंगे ना बोहर्स और डी ब्रोगली तब देखना क्या होता है। ठीक है, हमारा भी आएगा, मौका आएगा 12वीं क्लास में, तो यहां पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पूरा मोमेंटम नहीं मिलता, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम हम लोग यहां से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब जरा ये चीज समझना, सर्टेन ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ये आपको जेई में भी पूछे जा सकते हैं। सारे बच्चे सीरियस रहना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हाफ mv स्क्वायर भी है और p स्क्वायर बाय 2m भी है। अब आपको ना देखो फॉर्मूला आ गया है तो आपको कुछ भी ग्राफ बना के जेई पूछ सकता है, आप रो नहीं सकते अबे ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। सारे बच्चे इन ग्राफ्स की बात करेंगे कि कैसा ग्राफ होगा, लीनियर होगा, पैराबोला होगा, कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी और v का आप ग्राफ बनाएंगे कि कैसा होएगा। सेकंड, हमारे पास यहां पर मैं मास को कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है, मास हमारे पास कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा। काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास कैसा होगा अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है। जरा देखते हैं कितने बच्चे जब बेसिक मैथ्स में ग्राफ पढ़ा रहे थे तो इनको चीजें समझ आई थी। ठीक है, अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी और 1/m का ग्राफ कैसा होगा अगर v हमारे पास कांस्टेंट है तो। ठीक है, डी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमारे पास ग्राफ कैसा रहेगा अगर m कांस्टेंट है तो। ई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और मास का ग्राफ कैसा रहेगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो। अब देखना रायता फैलेगा, क्यों? क्योंकि पहले बेसिक मैथ्स हमारा बैकलॉग था सर, रिवाइज नहीं किए। याद करो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और v की बात करें तो इसको आपने, मैंने आपको सिखाया था, इसको आप y ले रहे हैं, इसको आप x ले रहे हैं। जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, हाँ सर, तो जरा देखना इसको अगर आप y ले रहे हैं और हाफ m कांस्टेंट हो गया हमारे पास इंटू x का स्क्वायर, तो एक पैराबोला का ग्राफ बनेगा ऐसा, ये होगा पैराबोला। क्लियर? पहला पैराबोला। सर काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर का ग्राफ, तो काइनेटिक एनर्जी को आपने y लिया है और v स्क्वायर को ही x लिया है, ये तरीका सिखाया था। तो इसी फॉर्मूले में याद करिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, हाँ, तो इसको सर हम लोगों ने y ले लिया, मैंने कहा यस सर। हाफ m तो कांस्टेंट हो गया, c मान लो, v स्क्वायर को पूरा ही x ले लो, तो ये y इक्वल टू cx एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? वेरी गुड, बेसिक मैथ्स पढ़ने का ये फायदा होता है। अब एग्जामिनर जैसे चाहे ग्राफ को चेंज करना चाहे कर ले, तुम अपने ग्राफ प्लॉट कर ले जाओगे। काइनेटिक एनर्जी और 1/m का ग्राफ बनाना है तो यार काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास 1/m नहीं, काइनेटिक एनर्जी, हाँ चलो ठीक है, ये हाँ देखते कौन सा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी और 1/m, c का क्या आएगा? वेरी गुड, गुनगुन बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, सी का हमारे पास स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं। बेटा मैंने 1/m का ग्राफ पूछा है, अरे वाह यार, वेरी गुड यार। भाई देखो काइनेटिक एनर्जी y है, मैंने कहा हाँ, और 1/m को तुम x ले रहे हो, तो मैंने इसी फॉर्मूले में यहां पे लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तुमने, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, v कांस्टेंट मैं ऊपर लिख देता हूं, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं v कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो सर हम कैसे करेंगे, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, हाँ सर, तो सर इसको तो आपने y ले लिया, मैंने कहा यस सर। हाफ कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू m की जगह पर 1/x रख ले, मैंने कहा यस। तो क्या आपको यहां से दिखाई दिया
एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ये होता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किस किस को याद आ रहा है? कई सारे बच्चों ने पकड़ लिया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन कहां से आ जाएगा बे? एम का थोड़ा ना ग्राफ बना रहा हूं, 1/m का ग्राफ बना रहा हूं। ध्यान से समझ सारे बच्चे, जरा ध्यान से समझो। सी वाले में सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे आ गया? जो चीज का ग्राफ पूछा जाए उसके बारे में सोचिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाँ सर। v कांस्टेंट है तो 1/2 कांस्टेंट और v कांस्टेंट, ये तो सर एक नया कांस्टेंट हो गया। सर 1/m को आप x ले रहे हो तो m क्या हो जाएगा? 1/x। तो सर इसको y रख लिया, ये कांस्टेंट हो गया, और m की जगह 1/x रख दिया। सर ये कौन सा इक्वेशन होती थी? मैंने कहा इधर लिया, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? आइए अगला, ये भी ग्राफ केमिस्ट्री में भी कराए हैं क्या? ओहो, तब तक हमें जरूरत ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ अगर हमें चाहिए तो ये आपने किधर लिया है बेटा? y पर लिया है, ये आपने x पर लिया है। तो अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी, इसको जैसे हमारे प्यारे टीके सर हंसते उनको क्या बोलना है ऐसे कर लेंगे हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत थी, आज पीडब्ल्यू ही मिटा डालिया। कोई नहीं वीरे, पीडब्ल्यू ने ही जगह दी है लिखने के लिए, तो हमारे लिए यहां पर रहेगा p²/2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को तुमने y ले लिया, हाँ सर। सर मोमेंटम को x लेना है तो ये हो जाएगा सर x² बाय कांस्टेंट, 1/2m को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं। ठीक है, 1/2m इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर, ठिशुम पैराबोला। क्लियर? हाँ या ना? बहुत सही। ठीक है, आज उनको हंसवाना और चेक करना कि सर कैसे हंसते हैं ऐसे ही हंसते। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी और m का ग्राफ है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो भाई ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम p²/2m है। काइनेटिक एनर्जी और m का हमें ग्राफ बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी को आपने y पे लिया है, y इज इक्वल टू, ये मोमेंटम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? यस और नो? तो आपको ग्राफ कुछ भी बनवाया जा सकता है, एक रिलेशन देके जेई आपको किसी भी तरीके से तंग कर सकता है। आपको बेसिक मैथ्स में ये चीज सिखाई गई थी, हाँ या ना? क्लियर? मेरी एक्टिंग कर रहे थे, यस यस हाँ, चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। अब जेई मेंस में हमारे पास आया हुआ सवाल, चलिए जरा देखिए कितने हमारे साइंटिस्ट लोग हैं। आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर ऑल रॉन्ग हाँ, बनता भी है, आ जाओ। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन रूट ऑफ EK एंड 1/p। EK क्या है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। अब आपको ग्राफ बताना है, किसका पूछा गया है? रूट ऑफ EK और 1/p का ग्राफ। ठीक है सारे बच्चे, क्लियर? हाँ हाँ, इंसान शांत होके सबको हाँ लपेटे पड़ा है। हम देखे कि एक दिन अचानक से बैच खोले तो आपस में हम लोग यहाँ लगा पड़ा है, लड़ाई चल रहा, ये बीच में दोनों को लपेट रहा। मैंने कहा बेटा अब देखो, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई किसी को। ठीक है, बहुत हो गया। फिजिक्स वाला कंपनी में काम करते हैं सारे के सारे, और फिजिक्स वालों को ही उल्टा पुल्टा बोल, हाँ कोई गरिमा बची नहीं है। आ जा भैया। तो अब यहां पर कैसे करेंगे सर? मैंने कहा देखो यार, रिलेशन जैसा मिलेगा उसी तरीके का ग्राफ बनाएंगे। तो EK काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास मोमेंटम का ही कुछ लेना देना रखेंगे, तो p²/2m है, हाँ सर। ठीक है, रूट EK चाहिए तो पहले तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है सर, ये क्यों करा? क्योंकि मेरे को भाई रूट EK का रिलेशन चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा? रूट EK इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m हो जाएगा।
ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट ही है। और 1/p 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 चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया, आपके पास नहीं है तो मैं ही लगा लेता हूं। अंडर रूट में ई के और इसको ले आओ तो 1/p इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 2m आया। अब ध्यान से देख, ये तेरा वाई एक्सिस, हाँ, ये तेरा 1/p पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, हाँ, और ये पूरा कांस्टेंट। अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी ऑप्शन मेरे अंडरपेंटर, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर है। नाइस वन। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, इस सवाल से पहले मैं, कई बच्चे हमारे पास एरर्स एंड वो भूल चुके होंगे। तो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर रिलेशन होता है, ठीक है, और पी स्क्वायर बाय 2m हमारे पास होता है, ठीक है। जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको याद करके बैठे हैं। मोमेंटम वाला ही सवाल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज 2% and percentage change in mass is 1%, ठीक है, 1%। फाइंड परसेंटेज चेंज, ये हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको याद आ रहा है? हाँ सर, भूल गए। अब देखो, ये जेई मेंस का ही आपका सवाल है। ये आपके जेई मेंस में कितने सारे सवाल कराए गए थे बेटा। अगर तू भूल गया तो फायदा क्या हो रहा है पढ़ाने का? कैसे करते थे याद करिए। हमारे पास इसको आपको सॉल्व करना सिखाया गया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m है, हाँ, तो क्या हम लोग फ्रैक्शनल एरर रिलेशन लिखना सिखाया था? फ्रैक्शनल एरर रिलेशन लिखना सिखाया था, हाँ सर आपने लिखना सिखाया था। तो डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय के ई इज इक्वल टू, याद कर पावर आगे आ जाती है, 2 डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी प्लस हमारे पास डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। सभी के फ्रैक्शनल एरर्स तू यहां पर जोड़ता हुआ जाता था। और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 कर दूं, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम प्लस परसेंटेज चेंज इन मास। ईमानदारी से बताना बेटा, कितने बच्चों ने मेथड रिकॉल कर लिया है? तो आंसर अगर मैं बात करूं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन पी, कितना दे रखा है 2, प्लस हमारे पास परसेंटेज चेंज इन 1, तो 5%, दैट इज योर आंसर। ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने ये? वेरी गुड यार। कभी भी आपके इसी में कोई भी फॉर्मूला, उसमें एरर्स के सवाल को जोड़ा जा सकता है। आपको ये रिलेशन लिखना आना चाहिए, ये रिलेशन लिखना आपको आना चाहिए। अब वैसे ही सवाल आप सभी लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए 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 सर, एम क्या है? अबे पगले, एम की वैल्यू मान ले 1 kg है, ठीक है, तो हमारे पास 20 न्यूटन हो जाएगा। ये मीटर नहीं है, जो फोर्स टेंशन में 20 m है, ये मीटर नहीं है। क्वेश्चन में ना 1 kg 2 kg देना चाहिए था, गधे बच्चे, ठीक है। हमारा सर लास्ट वाले में एम ई का स्ट्रेट लाइन है क्या? शायद, क्यों एम ई लास्ट वाले में, इसमें स्ट्रेट लाइन है क्या? है शायद, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है। लास्ट वाला कौन सा कह रहा है इसमें? भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी को तुमने वाई लिया है और मास को एक्स लिया है, तो इस रिलेशन में इसको वाई रख ले, इस रिलेशन में इसको एक्स रख ले। तो ये बेटा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स अगर होता है, जब दोनों की पावर 1 होती है तब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों की पावर 1 है? एक की पावर -1 है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही हमारे पास ग्राफ आएगा। क्या आ रहा है आपका इस वाले सवाल का जवाब? सारे बच्चे पहले बताइए। पोल दे दिया था क्या? पोल दे दिया है।
हमारे पास मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आया। तो अब आप क्या कहेंगे, डेल्टा के डिवाइडेड बाय के ई नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। सर यही आएगा, 1/2 कांस्टेंट है, वो एरर्स में हमें नहीं देता। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम प्लस परसेंटेज चेंज इन एम रहेगा। सर सवाल में एम का तो दिया नहीं, हटाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे इसको 0 कर रहा हूं, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आंसर आपका आएगा 2 इंटू 20 तो 40%। ठीक है, यस। अब जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई किया है, सर क्वेश्चन रॉन्ग है, सर क्वेश्चन रॉन्ग है, बोनस चाहिए सर, बोनस। लपड़ मारे तुम्हें भी, मैंने आपको बताया था, अगर अभी तो ऑप्शन मैच नहीं करा है चच्चा, अभी तो ऑप्शन मैच नहीं करा है, ये मेथड नहीं लगाओगी, नहीं लगेगा। अब जिन्होंने बेसिक मैथ से पढ़ते हुए आए हैं उनको याद होगा, मैंने कहा था ये वाला अभी क्यों लगा के दिखाया सर, ये इसलिए लगाया जब परसेंटेज एरर हमारे पास आप ये कहिए 5 से 7% के आसपास हो, तब ऐसे करेंगे। ये बताया था मैंने, स्मॉल परसेंटेज में हमारे पास इस प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन अब 20% है बेटा, ऐसे सवालों में ये मेथड नहीं लगेगा, मेथड नहीं लगेगा बिकॉज परसेंटेज एरर हमारे पास आप ये कहिए ग्रेटर देन 7% है, तो बेसिक मेथड से ही सॉल्व होता है। यस, और ये सवाल एग्जाम में अगर यहीं कहीं पर 40 होता, बच्चे लपेट देते 40 और हो जाता काम। कैसे करते थे याद है, बेसिक मेथड लगाना पड़ता है। तो दोनों तरीकों को याद रखना है बेटा। एग्जाम में जेई मेंस में ये सवाल जब परसेंटेज ज्यादा हो उसका भी सवाल है, और जब ना हो 1-2%, 0.5%, 3%, 4% ऐसे हो उसके भी सवाल है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करके समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब इन्होंने कहा कि फाइनल मोमेंटम एक्चुअली में इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम है। ये तो बोला है 20% का इंक्रीज हो गया है, तो पहले जो भी इनिशियल मोमेंटम था वो और प्लस 20% बढ़ गया, तो अब 1.2 इनिशियल मोमेंटम हमारे पास हो गया है फाइनल मोमेंटम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी सैलरी 50% बढ़ चुकी है, पहले 100 रुपए कमाते थे, अब आपकी सैलरी 50% बढ़ गई है। इसका मतलब जो आप 100 रुपए कमाते थे उसमें उसका 50% कितना हुआ, 50 रुपए, वो अब आपको और बढ़कर मिलेगी, तो अब 150 रुपए मिलेंगे। यस, आपका सैलरी 100 रुपए था, मैंने कहा मैंने आपको 20% इंक्रीमेंट दिया, तो 100 रुपए का 20% कितना होता है, 20 रुपए। तो अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। वैसे ही मोमेंटम पी था हमारे पास, जिसको आपने 1p बोला, इनिशियल मोमेंटम पीआई बोला। अब 20%, 1 का 20% होता है 0.2, वो बढ़ गया 1.2 हो गया है। सारे बच्चे जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर मैं बात करूं तो पी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बेसिक से आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो 1.2 का स्क्वायर पी इनिशियल का स्क्वायर बाय 2m, 1.44 पी इनिशियल का स्क्वायर बाय 2m। सारे बच्चे आंख खोल लीजिए क्योंकि ऐसी गलतियां होती हैं। 1.44 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देख के कुछ बच्चों को पता लग रहा होगा कि 44% इंक्रीज हो गया। सर आपको कैसे पता लगा, ले भाई,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1.44 प्लस काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी फाइन, मैं -1 दोनों साइड कर लेता हूं, फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब तेरे को मैथ्स भी नहीं आती है, ये भी तो दिक्कत है ना, बच्चे के पास दिमाग भी नहीं है कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी KI, अब हो गई है 1.44 KI, तो 44% बढ़ गया। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा चल मैथ से बता देता हूं। तो ये इधर आ गया तो 1.44 हुआ, हाँ मैंने दोनों साइड माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि तू पागल है, इसलिए करा। तेरे को और, तेरे को तंग करने में मेरे को और मजा आ रहा है। ये 0.44 हुआ। ध्यान से देख, ये डेल्टा KE डिवाइडेड बाय KE इनिशियल आया 0.44। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूंगा तो ये आ जाएगा 44%। ले सर ये भी समझ नहीं आया, रहने दे बेटा, दुनिया में हर चीज तो तेरे को समझनी थी भी नहीं, ठीक है। तो 44% ए ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। तो कितने बच्चे, नाइस वन, नाइस वन, ठीक है। तो यहां पर भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। सीधे समझिए कि पहले काइनेटिक एनर्जी KI थी, अब कितनी है 1.44 KI, 44% का इंक्रीज। अगर 1.5 KI होती तो यह 0.5 बढ़ गया ना, पहले 1 था अब 1.5 हो गया, तो 50% का इंक्रीज। यस, हाँ ये वाला छोड़िए, पहले ये वाला बताइए। अच्छा ये वाला तो अभी आपको टोटल वर्क डन तो निकालना ही नहीं आता है। रुक जाओ भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम में कराएंगे इसको, ठीक है। ये वाला हो सकता है, हाँ। आइए अगला सवाल मेरे इंटरवेंटर। सारे बच्चे, अब जो बच्चे मजे लेते हैं ना सवाल से, उनको सबका उनका मजा वापस लिया जाता है फाइनल रिजल्ट में। जितने बच्चे सीरियस है ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें रेडियस r है, एक पार्टिकल हमारे पास चल रहा है। यहां से पार्टिकल हमारे पास चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे हमारे पास चल रहा है। तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, क्या दी है बेटा आपको, ठीक है, इज इक्वल टू cx का स्क्वायर, where c is constant, x is distance। जितना ये डिस्टेंस चलेगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सर स्पैमर ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए, ये पार्टिकल हमारे पास सर्कल पे चल रहा है, ये ठंडा हो गया है पानी, ठीक है, गुनगुना कर देना इसको बस। सारे बच्चे मुझे बताइए, ये देखो मेरे से इस पे क्या पूछा गया है। अब कई बच्चे ने इसमें रास्ता नहीं बना पाते, सर मेरे को ना सवाल कठिन लग रहा था। मैंने कहा देख ये बता, एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, वेरी गुड, कुछ बच्चे बता पा रहे हैं, कुछ बच्चे नेट से छाप लिए, ठीक है। एक बच्चे ने नेट से कॉपी पेस्ट करके बड़ा सा आंसर लिख दिया है, मैं समझ गया हूं, छपोड़े बच्चे अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। मुझे बताइए, पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है और मुझे फोर्स पूछा गया है, तो पहले तो मुझे ये खुद से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं ये सोचूं यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। पहले आप सारे, वेरी गुड, पहले तो सर मेरे को एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है और मुझे बोला गया है कि नेट फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो हमारे पास टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों होंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को सोच के बताइए, ये कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन है। देखो फर्स्ट स्टेप ये होगा इस सवाल में। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं कैसे स्टार्ट करूं, समझ नहीं आया। सवाल में फोर्स पूछा है, एक पार्टिकल जो सर्कल पे चल रहा है, तो सोच तेरे पास सर्कल पे कोई पार्टिकल चल रहा होता तो यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल होता था, नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों का रिजल्टेंट बनाते थे। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेरी गुड। अगर आप ये चीजें पकड़ पा रहे हैं, वेरी गुड। कहां से पकड़ा बेटा आपने कि ये नॉन यूनिफॉर्म है? सारे बच्चे मेरे को बताइए। अब ये रास्ता बहुत सही पकड़ रहे हैं बच्चे कि ये छोटी छोटी चीजें अभी मैं मदद कर रहा हूं, बाद में आप खुद से सोच पाएंगे। ये आपने पकड़ा कैसे? सर जब ये चलेगा, जब ये चलेगा तो हमारे पास एक्स इंक्रीज होगा, मैंने कहा हाँ।
सर x इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है। मैंने कहा दैट मीन सर हाफ mv² हमारे पास बढ़ रहा है। मैंने कहा मास तो सर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स हमारे पास जो स्पीड है पार्टिकल की बढ़ती जा रही है। और अगर सर स्पीड बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिन जिनने ऐसे ही सोचा है दिल बनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था जहां पर स्पीड बढ़ती जा रही हो या स्पीड घटती जा रही हो, यही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था। तो सारे बच्चे जरा देखना, सर यहां पर तो स्पीड बढ़ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो याद करिए कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना होगा, दैट इज mv²/r, और एक टेंजेंशियल फोर्स निकालना होगा, दैट इज m इंटू AT, जिसको आप निकाल सकते हैं mr अल्फा, अगर अल्फा अल्फा कहीं दे रखा हो, या m इंटू dv/dt। दो तरीके से हम लोग निकालते थे। वेरी गुड। सर कैसे करें? मैंने कहा यार देखो अब इतना समझ आया कि सेंट्रीपिटल के लिए mv²/r चाहिए मुझे, और टेंजेंशियल के लिए मुझे एम आर अल्फा अगर किसी तरीके से निकाल पाऊं। कुछ बच्चे बोले सर एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं यूज कर रहे? बेटा क्वेश्चन में ओमेगा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास ओमेगा का कहीं मेंशन नहीं है, तो मैं नहीं सोच रहा। अल्फा का मेंशन नहीं है तो मैं नहीं सोचूंगा। मैंने कहा m इंटू d/dt ऑफ मॉड v। अब देखो रिवीजन करोगे ना, फिजिक्स जुड़ती हुई जाएगी अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है? cx², है ना? तो ये आ गया बेटा हाफ mv², यही आपको दे रखा है cx²। मुझे mv²/r चाहिए। मैंने ध्यान से देखा तो आपको पता लग रहा होगा कुछ ऐसे, mv² सर 2cx²। मैंने कहा उठा करके सर यहां रख दो ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिल जाएगा कितना मिल रहा है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज 2cx² डिवाइडेड बाय हमारे पास r। ये आ गया, समझ रहे हो मैंने क्या करा? mv² चाहिए था तो मैंने कहा mv² इज 2cx², ये आ गया। सर टेंजेंशियल कैसे निकालूं? मैंने कहा यहीं से अगर तू v की बात करे तो ये क्या आएगा? अंडर रूट में 2c/m इंटू x। क्या मैं यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d/dt ऑफ मॉड v निकाल सकता हूं? ये मैग्नीट्यूड ही है, तो भाई हो तो गया आपका सवाल। ये अगर आप देखें तो अंडर रूट में 2c/m इंटू एक्स हमारे पास था, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो बेटा, अंडर रूट में 2c/m इंटू dx/dt बनेगा। सर ये क्या हो गया? हमको तो समझ नहीं आया। अरे गधे, क्या समझ नहीं आ रहा है? 2c/m आया और dx/dt तो v है सर। v, अरे ये रहा, AT की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 2c/m इंटू, यहीं से उठा करके यहां पर रख दे बेटा, जुगाड़ू बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप तरुण सर तुम्हें जुगाड़ू बना ही रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बिना मैथ्स अधूरी है बेटा। तो 2cx/m ये आपका AT आया। तो टेंजेंशियल फोर्स भी मैं निकाल सकता था, MAT, तो 2cx टेंजेंशियल फोर्स। सारे बच्चे हां या ना? सारे बच्चे सर ये कैसे, आपने इतना कैसे सोच लिया? बेटा आपको स्टार्टिंग से बेसिक से चीजें बताई गई है। पहली बात, सर्कुलर मोशन में फोर्स पूछ रहा है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन लो। सर्कुलर मोशन में कोई फोर्स पूछेगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी, यार टेंजेंशियल है नहीं है, सेंट्रीपिटल है नहीं है, तो सबसे पहले ये देख लिया जाए यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर x के साथ बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। तो एक सेंट्रीपिटल होएगा और एक टेंजेंशियल होगा। सेंट्रीपिटल के लिए हाफ mv²/r चाहिए, तो मैंने कहा यार mv² तो यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इस 2 को इधर ले जाओ और इसको उठा करके रख दो, सेंट्रीपिटल आ गया। और टेंजेंशियल कैसे निकालूंगा? m इंटू dv/dt। तो v क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं? यस, ये कांस्टेंट था बेटा, 2 मान ले, 3 मान ले, तो v की वैल्यू क्या, v कैसे निकालेगा? a, मतलब a कैसे निकालेगा? डिफरेंशिएट करके। तो कांस्टेंट बाहर आ गया और dx/dt v था, उठा करके यहां रख दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया।
एक्सेलरेशन पता था, फोर्स आया, तो नेट फोर्स की अगर आप बात करोगे बेटा, एफ सी का स्क्वायर एंड एफ टी का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू रख देना और आंसर अपना निकाल लेना। क्लियर है क्या? हाँ या ना? बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है और ये आपके जेई मेंस में आया हुआ है एग्जाम में, मैंने अभी ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये आपके जेई मेंस का ही सवाल है और ये जेई मेंस का कठिन कैटेगरी है, टफ कैटेगरी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी थी यहां पर। क्लियर? हाँ या ना? यस, क्लियर, वेरी गुड। अब आइए, देखिए दो नाम आएंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नाम से आपको क्या पता लग रहा है? ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस नाम ही है। और एक चुटर सा सवाल हमारा आया है जेई का स्क्रीनिंग जब होता था, ठीक है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम और फिर बल्ले बल्ले आने वाला है। सारे बच्चे मुझे बताइए कंजर्वेटिव से क्या मतलब, क्या होता है? हाँ, व्हाट इज कंजर्वेटिव? है, इनको देखो कैसे कैसी चीजें लिख रहे हैं। हाँ, कंजर्व करना, और भी लोग नीच हरकतें करनी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे बच्चे बोलते हैं यार मेरे माय 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 पेरेंट्स आर वेरी मच कंजर्वेटिव, ऐसे बोल देते, ठीक है। ज्यादा, हाँ, हम आपकी भावनाएं ज्यादा नहीं नाप पाए थे, ठीक है। ओल्ड मेंटेलिटी, ये वो हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ठीक है भाई, गलत सवाल था। कंजर्वेटिव मतलब यहां पर बेसिकली कंजर्व करने की बात थी, ठीक है, बचा करके रखने की बात है हमारे पास, ठीक है। यस, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमारी हिस्ट्री, हमारी रेपुटेशन, ये सब वो सब, हाँ ठीक है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। अगर हम लोग फोर्सेस की बात करें तो उनको हम लोगों ने दो कैटेगरी में बात करी है। एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिसमें आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ एनर्जी। इस तरीके से ध्यान समझना, ऐसे फोर्सेस जिनके वर्क डन होने पर नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क होने पर एनर्जी का लॉस ना हो, का लॉस ना हो। ये कॉमन सेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंजर्वेटिव क्या कंजर्व कर रहा है? एनर्जी कंजर्व कर रहा है, ठीक है। हमारे लिए अगर आप देखें तो ऐसे फोर्स, इनकी डेफिनेशन क्या आप स्कूल में लिखेंगे, फोर्सेस हुज वर्क डन, फोर्सेस हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ऐसे फोर्सेस, तुम अपने भैया दीदी से भी पूछोगे, कोई किसी से भी पूछोगे, भैया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? राउंड द पाथ जीरो। अबे क्या बोल रहा है राउंड द पाथ? क्लोज पाथ में जीरो होते हैं जो। अरे भैया जिनका क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है, वर्क बोलते ही नहीं है, क्लोज पाथ जीरो। अबे क्या बोल रहा है यार? जिनका वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। बच्चे क्या कहते हैं? जो क्लोज पाथ में जीरो होते हैं, क्लोज पाथ में जीरो क्या होते हैं? उनकी भावनाएं होती हैं, उनके बाल होते हैं, आंख होती है, टांग होती है, क्या? वर्क डन। क्लियर? तो हमारे लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में? हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, और अभी आप लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। 12वीं क्लास में आप आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव बनेगा। ये बाद में भी आएगा 12वीं क्लास में, अभी कम है,
ठीक है। ग्रेविटेशनल स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनका जो भी वर्क डन होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कैसे कैसे लेके जा रहे हैं, कोई नहीं। इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल याद करिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या कहा था, -k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। नेचुरल लेंथ से लेंथ बता दो फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। किस रास्ते से तुम इलोंगेट करके यहां लाए, कंप्रेस करके यहां लाए, वी डोंट केयर, इनिशियल और फाइनल की बात करो। ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बात आई नॉन कंजर्वेटिव। नाम से पता लग रहा है जो एनर्जी कंजर्व ना करने दे, नॉन कंजर्वेटिव। समझाने की भाषा में जहां जिनके वर्क करने पर एनर्जी लॉस हो, एनर्जी लॉस हो, उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल फ्रिक्शन आपके सिलेबस में, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, किस रास्ते से लेके जा रहे हो उस पर वर्क डिपेंड करेगा, ठीक है, किस रास्ते से लेके जा रहे हो। एग्जाम्पल में आपका फ्रिक्शन हमारे पास है, आगे चल के विस्कस फोर्स भी हमारे पास आएगा, हटा दो, फ्रिक्शन है हमारे पास, ठीक है। वर्क इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, वर्क इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या सारे बच्चे, सारे बच्चे। कंजर्वेटिव क्या है, जिन बेसिकली ग्रेविटेशन स्प्रिंग जो आपने पढ़ा है वही कंजर्वेटिव है, उनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप घुमा फिरा के पार्टिकल वही ले आओगे तो वर्क डन बाय दोज फोर्सेस इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो, उन्हीं को हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी वर्क डन किया नहीं, एनर्जी जो थी वही की वही रहेगी हमारे पास, इनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। हमारे सिलेबस में क्या रहेगा, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो ऐसे फोर्सेस जो काम करेंगे तो एनर्जी खा ही जाएंगे, लॉस ही करा देंगे। फ्रिक्शन हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्लोज्ड पाथ में लाने पर वर्क डन जीरो हमारे पास नहीं था, वो है हमारे लिए नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है क्या, हाँ, एयर ड्रैग एंड ऑल ये सारी चीजें आ जाइए। सर नॉर्मल फोर्स, टेंशन, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में ही आ रहे हैं, ठीक है। आइए आइए, ठीक है, आइए। सर मौत आ रही है तो तुम उसको आराम से घुमा के लेके आओ, ठीक है, और क्या, पार्क वार्क में ले जाओ अलग से। यस। अब सारे बच्चे 2003 का स्क्रीनिंग, सर स्क्रीनिंग आप लोगों को तो आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए है ना। पहले आईआईटी कहता था कि देखिए एआई ट्रिप जो आपका जेई मेंस, जिसको आप अपने लिए एडवांस के लिए स्क्रीनिंग की बात करते हैं, ठीक है, आईआईटी वाले क्या कहते थे कि ठीक है आप अपना अलग अलग जे एनआईटी पेनआईटी वाला जो है सब साइड करिए, आईआईटी का पेपर बैठने के लिए एक स्क्रीनिंग दीजिए। मतलब वो पहले ये चेक करते, जैसे अब हमारे बैच में सारे के सारे एडवांस के बच्चे हैं, है ना, हमारे उसमें सारे के सारे बच्चे एडवांस ही हैं, है ना। अब उसको बेसिक मैथ्स आती है नहीं आती है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, सर एडवांस बढ़ा दीजिए आप हमको, हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। आईआईटी वाले पहले कहते थे कि भाई देखो लालच में तो 8 लाख बच्चे फॉर्म भर देंगे, सबका एग्जाम कराना पड़ेगा, चाहिए हमें 5-6 हजार, उस समय तो और भी कम चाहिए थे, 3,000, क्यों ले हम इतनों का टेस्ट। तो पहले क्या करते थे ना, वो एक छोटा सा टेस्ट लेते थे, सबको भगा दे, हटे जगह खाली करो। जैसे एसएससी और इन सब के एग्जाम में वो कौन सा होता है, जो आर्मी वार्मी में जाते ना, बस से उतरते भगा देते बिल्कुल वैसी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट लेके ही वो पहले भीड़ को निकाल देते थे, वो कहते थे भाई देखो जो अंदर एग्जाम होगा वो थोड़ा खतरनाक लेवल का है, पहले आप अपना बताइए, इंटरव्यू दीजिए कि आप हैं भी लायक या नहीं है उस एग्जाम में बैठने लायक। स्क्रीनिंग करी जाती थी पहले, एक टेस्ट लिया जाता था जहां पर चेक करते थे कि भाई बेसिक बच्चे को थोड़ा बहुत पता भी है या सीधे आईआईटी बॉम्बे में चाहिए। तो स्क्रीनिंग पहले चेक करी जाती थी कि भाई पहले ये एक कॉमन एग्जाम दो, हम देखें भैया आपके पास दिमाग है उस लेवल पर बैठ के एग्जाम देने का। इंटरव्यू, हाँ एसएसबी, राइट, तो आईआईटी में भी ये एसएसबी ही था
बच्चा उतरता था मार के भगा देते थे। इफ W1, W2, W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B अलोंग 3 डिफरेंट पाथ, यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड, बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, कंजर्वेटिव होता है। अब उन्होंने चेक करा, इसको पता भी है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, बेसिक सी बात, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पता ही नहीं है, हम तो एडवांस क्लियर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मास m, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क W1, W2, W3 का वर्क डन का क्या रिलेशन रहेगा। भाई देखो m मास के आसपास तुम A पॉइंट से B पॉइंट ले जाओ, वर्क डन 1 का, 2 का और 3 का, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है। तुम किसी भी रास्ते से जाओगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास सेम है, तो वर्क डन विल बी सेम। तो बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। हमारे क्लास के 86% बच्चे स्क्रीनिंग क्लियर कर गए, वेरी गुड, नाइस वन। क्या हो गया, हाँ ऐसी एक चुटर पुटर सवाल और ले ले। ठीक है, हमारे पास वर्क डन फ्रॉम A टू B अगर मान लो 20 जूल्स है, ध्यान सुनना, वर्क डन फ्रॉम हमारे पास C टू B हमारे पास 40 जूल्स है, तो वर्क डन फ्रॉम हमारे पास C टू A कितना होगा, सारे बच्चे बताएं। इन कंजर्वेटिव फील्ड ये वर्क डन किनकी वजह से है, वर्क डन आर बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन आर बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सारे बच्चे जरा इस सवाल का बात करें, अभी देखना रायता फैलेगा। कहां गई भाई चैट, हाँ कैसे करोगे, अच्छा लोग गलत गलत जवाब देगा अभी। सर आपने कैसे किया, मैंने कहा अगर आप ए से बी कंजर्वेटिव फोर्स से ए से बी लेके जा रहे हो तो वर्क डन 20 है, अगर आप सी से बी लेके जा रहे हो तो 30 है, तो सी से ए का हमारे पास वर्क डन क्या होगा। तो भाई इसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे कि आप जरा समझना, अगर मैं वर्क डन ए से बी की बात करूं प्लस वर्क डन बी से सी की बात करूं प्लस वर्क डन सी से ए की बात करूं, ये टोटल वर्क डन 0 आना चाहिए। क्यों, क्लोज्ड पाथ। बच्चा भूल गया, हमारे पास यहां पर क्लोज्ड पाथ है बेटा, क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन क्या करेंगे, 0 करेंगे। सर ए से बी का तो वर्क डन +20 है, मैंने कहा सर बी टू सी तो नहीं दे रखा, मैं सी टू बी दे रखा है, तो मैंने कहा तो क्या हो गया, यहीं से आप ये भी तो कह सकते हैं सी से बी जाने में 30 है तो बी टू सी जाने में -30 होगा, यस -30 होगा, प्लस वर्क डन सी टू ए दैट इज इक्वल टू 0। अब आंसर चेंज होते हुए जा रहे होंगे हमारे पास, तो ये -10 प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इक्वल टू 0, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स। बच्चों के 50 और -50 आ रहे थे, आंसर इज 10। सारे बच्चे 50 कहां से आया था भाई तुम्हारा, सर सी से बी 30 है तो बी से सी -30 कैसे हुआ। अच्छा एक बात बता, ग्रेविटी का एग्जांपल ले ले, तूने तो निकालना सीखा है ना, ये H है, अगर मैं A से B लेके जा रहा हूं, ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, वर्क डन A से B का तुमने ग्रेविटी का क्या पढ़ा है, सर नीचे जा रहा है +mgh, मैंने कहा अच्छा, तो B टू A का अगर जाए, यहां से पार्टिकल यहां पर अगर मूव कर रहा है तो -mgh होगा, हां सर होता है। तो मैंने कहा कि मेरे को एक कंप्लीट साइकिल में, सारे बच्चे एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 है, तो ए से बी, बी से सी, सी से ए, इस ऑर्डर में अगर आप लेके जाओगे तो वर्क डन 0 आएगा। हाँ तो ए से बी का कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, सी से बी का सर हमें दे रखा तो यहां रख देंगे। अरे पागल इंसान, सी से बी इधर जाना में और इधर जाने में वर्क डन का साइन उल्टा होगा, तो यहां से यहां लाएगा वर्क डन पॉजिटिव +mgh है, यहां से यहां ले जाएगा -mgh है बेटा,
एक क्लोज साइकिल में 0 है, तो तू यहां से यहां जाने के लिए बी टू सी में साइन उल्टा करेगा -30, और हमें सी से ए का ही पूछा है, तो ये -10 हुआ, इसको इधर ले गए, आंसर 10 था ना कि 50। पगला बच्चा। क्लियर? आइए। सारे बच्चे ओके। अगर यही कंजर्वेटिव फोर्स सर ग्रेविटी होता, एक बच्चे ने कहा, तो आंसर 0 होता। तो आंसर बेटा यहां पर सी से ए का तो 0 होता, लेकिन ये दोनों बराबर होते, एक 20 होता, एक हमारे पास -20, कुछ ऐसा होता, क्योंकि फिर दोनों की हाइट भी तो सेम है ना। तो ग्रेविटी वाला नहीं है हमारे पास, तो आप सिर्फ ग्रेविटी का नहीं सोचेंगे। ठीक है सर, मैंने तो पाइथागोरस लगा दिया। दिमाग तो तूने बहुत अच्छा लगाया। यस, आइए भाई, अब आया इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जिसने इसको खराब करा, पूरा चैप्टर खराब। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी पार्ट की है। होता क्या है, वर्क और एनर्जी, जब भी आप कुछ काम करेंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब भी आप, एक कह रहा है नॉन कंजर्वेशन का भी करवा दे, आप गधे, नॉन कंजर्वेशन में तो वर्क एनर्जी लॉस होगी, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, हमें पता ही नहीं है उसका, उसमें कैसे सवाल करेगा। आइए, वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है? डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल में कराएंगे, आप कर लीजिएगा। वर्क डन टोटल इज इक्वल टू, जितना भी वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ध्यान सुनना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। ये जो आपने वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन लिखा है, ये वर्क है, ये एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग WET से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? हाँ या ना? सारा वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, किसी भी सवाल में ध्यान सुनना, अगर वर्क डन टेंशन, फोर्स में टेंशन भी लग रहा है सर, तो उसका भी निकालूंगा सर, ग्रेविटी का भी है उसका भी निकालूंगा सर, फ्रिक्शन है उसका भी निकालूंगा सर, स्प्रिंग है उसका भी निकालूंगा सर, नॉर्मल है उसका भी निकालूंगा सर, एक्सटर्नल है उसका भी निकालूंगा, सारे फोर्सेस का सर, सूडो फोर्स भी था सवाल में, उसका भी निकालूंगा। हमारे पास ध्यान समझना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको करनी पड़ेगी। आपको ध्यान से समझिए, इस पूरे तैयारी में आपको क्या करना है। सर प्लीज डेरिवेशन ले 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 लो 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 ले, ना 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 ना, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ले भैया ले, हमारे पास स्मॉल वर्क डन लिख देते हैं, स्कूल में छाप दीजिएगा। तो टोटल वर्क डन जब आप निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DW से, यहाँ वेलोसिटी का वेरिएबल है mv/dv, u से v, तो m इंटू v²/2 फ्रॉम u टू v, यहीं से यही आएगा। लीजिए, स्कूल में छाप के अपने मार्क्स ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा टोटल वर्क डन, तो एक छोटा सा वर्क डन लिखिएगा, फोर्स को ma लिखिएगा, a को v/dv/dx लिखिएगा, dx dx गया mv/dv बना। हाँ सर, तो ये छोटा सा वर्क डन था। टोटल वर्क डन की बात करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, mv/dv, u से v सॉल्व करिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आ जाएगा। यहां से आपको सॉल्व करोगे तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। ले लो भैया अपना 50-50 पैसा, हाँ छोड़ना मत मास्टर के ऊपर। स्कूल में 1000-1000 महीने का दे रहे हैं तो कोई दर्द नहीं है, चुपचाप बैठे पड़े हैं, मास्टर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स चाहिए, बस बोलेंगे नहीं। यहां पर खून पी जाओ बेटा,
यहां पर आप खून पी जाओ, ठीक है। हमारे मास्टर ने पैसे लिए लेकिन पढ़ा है ना। यस, क्लियर। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी टोटल वर्क डन विल ऑलवेज बी टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बोलती है। एक कह रहा है लॉजिक क्या है, लॉजिक ही तो है, तेरे पास दिमाग कहां है ये बता। पहले टोटल वर्क डन निकालने की बात थी तो मैंने कहा स्मॉल वर्क डन अगर मान लीजिए एफ इंटू डीएक्स है तो इसको एम ए रखा है इंटू डीएक्स है। हमारे पास जरा समझना, ए को वी डीवी बाई डीएक्स रखा, खटाक खटाक। अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, ध्यान सुनना, फोर्स लगाओगे तो स्पीड चेंज करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, तो इसने वर्क किया तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई। हाँ सर, तो मैंने आपको यही बात बोली, तो ये स्मॉल वर्क डन आया एम वी डीवी, तो अगर टोटल वर्क डन निकालना है इंटीग्रेट करना है। यस, तो एम वी डीवी यू से वी इंटीग्रेट करो, आ तो गया। क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सर, अर्जुना 3.0 में हूं, 6 से 10th बर्बाद है। तो तेरे को कैसे पता लग रहा है कि 11 से ही चल रही है तेरी? है? हाँ, इसको लग रहा है कि भाई मेरी 11th बहुत सही चल रही है, अभी लपड़ मारेंगे बेटे तुम्हें। सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखा है उसको लगाते हैं, ठीक है। 15-20 मिनट है हमारे पास, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, आप ट्राई करके आएंगे कल की क्लास के लिए, ठीक है। सारे बच्चे तुम हमें कहते हो तुम अपना ईमान 20 मार्क्स के लिए बेच चुके हो बेटा। हमें तो उल्टा बोलना मत कभी। है ना? हाँ, हम लोग थोड़े मासूम से लोग हैं भाई, सुन लेते हैं तुम्हारी, तुम तो भाई से लपेटने में लगे रहते हो। तुम अपना देखो भाई, 20 मार्क्स के चक्कर में ईमान बेच चुके, डाउट नहीं पूछते स्कूल में कि टीचर बेटा प्रैक्टिकल में फेल कर देगा। 20 नहीं 30, ठीक है। हाँ, आ जाओ। अब जरा ध्यान से सारे बच्चे इन सवालों को करेंगे, ठीक है। हाँ, और देखो प्रैक्टिकल में सबको 28 तो मिल ही जाते हैं, 30 मार्क्स तो बहुत दूर की बात है। तुम बहुत घटिया प्रैक्टिकल लिखोगे तो 27 मिल जाते हैं, यही होता है। अगर आपका टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस हो तो 25 दे देगा। जैसे तुम 5 मार्क्स के लिए अपनी इज्जत गवाए हो बेटा, ठीक है। हाँ, ठीक है। सही बोल रहे हैं बच्चा, सब 20 तो ज्यादा है, हम तो 5 के लिए ही गवा चुके। हाँ, अपना करियर साइड रख चुके हैं बच्चे, डाउट नहीं पूछना बेटा एक बार स्कूल में, भैया प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स चले जाएंगे नहीं तो। यस, आइए अब सारे बच्चे जरा सीरियस रहिए। आंखों में से कुछ बच्चों के आंसू निकल रहा है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो हम पहले बता रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। आइए, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो ये सवाल क्या है सर, हम काइनेमेटिक्स से कर लें। जब काइनेमेटिक्स से पढ़ा रहे थे तब तो सवाल ही नहीं हो रहे थे, अब चौधरी बन रहे हो, कर लेना तुम काइनेमेटिक्स से। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास की है। अब मैं इसकी सारी डिटेलिंग पहले करा चुका हूं, बस अब इक्वेशन लिखनी है। भाई देखो, हमारे लिए एक ब्लॉक है, अब HCV के सवाल लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे। बेसिक्स हम लोगों ने बहुत ध्यान से करा है, आई होप आपको समझ आएगा। पहला है कि ये जमीन हमारे पास स्मूथ है, अभी कोई फ्रिक्शन की बात मैं नहीं करूंगा, इक्वेशन बनाना सीखिएगा। अगर एक M मास का ब्लॉक हमारे पास आ रहा है, ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पर, ये स्प्रिंग क्या है बेटा हमारे पास नेचुरल लेंथ पर, तो होगा क्या, ये ब्लॉक जाएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कहीं जाके रुक जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहने का मतलब हुआ क्या, ये स्प्रिंग हमारे पास कहीं पिचकी होगी, एट मैक्सिमम कंप्रेशन इस ब्लॉक ने इसको रोक दिया होगा, यही तो होगा। सारे बच्चे समझना, ये नेचुरल लेंथ थी, ये फाइनल हमारे पास 0 आया होगा, तो दिस विल बी योर मैक्सिमम कंप्रेशन। समझना, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बोला है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा कि ये ब्लॉक गया यहीं से इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करा और जाके रुका, व्हेन V फाइनल ऑफ ब्लॉक कितना होगा बेटा आपका
0 होगा, यही है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। सारे बच्चे हाँ या ना? यस और अरे चैट तो रुक रखी है, सारे बच्चे बताइए हाँ या ना। इन्होंने ये बोला है कि भाई ये कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, आप हमें ये बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। यस, अब मुझे बताना काइनेमेटिक्स से क्यों नहीं जा रहा हूं, उसका रीजन पहले मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे बोले कि सर काइनेमेटिक्स से कर लीजिए। सारे बच्चे जिनको काइनेमेटिक्स की खुजली हो रही है तो दिमाग चलाइए, अपने आप खुजली खत्म हो जाएगी। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है दैट इज के एक्स। मैं मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स नॉट ले लेता हूं, समझना के एक्स। जब यहां से यहां लोगे तो कंप्रेशन अलग है, तो फोर्स अलग है। यहां से यहां फोर्स अलग है, यहां से यहां फोर्स अलग है, यहां से यहां फोर्स अलग है। पूरे मोशन में समझ लिए, जिनको खुजली हो रही है पहले बता रहा हूं, बाद में मैं ये क्लियर नहीं करूंगा, अपने आप से दिमाग से सोचना है। इधर से लेके इधर तक जो इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा होगा, समझना वेलोसिटी इधर थी, फोर्स स्प्रिंग इधर लगाएगा, ये फोर्स होगा आपका वेरिएबल, क्योंकि कंप्रेशन अलग अलग है तो फोर्स की वैल्यू होती थी के एक्स, तो एक्स वेरी तो फोर्स वेरी, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा वेरिएबल। तो पहली बात, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तो आप लगा नहीं पाएंगे, तो आपको इंटीग्रेशन से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आधो की कलम तो वहीं गिर गई होगी, लकवा मार गया हाथ में, इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, गया काइनेमेटिक्स गया। अब काइनेमेटिक्स से जाओगे लेंदी हो जाएगा, सवाल आंसर सेम दोनों का आएगा, लेकिन हमारे पास आसान है ना यार। सारे बच्चे जरा देखना, इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी का फोर्स है, नॉर्मल का फोर्स है, हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स है, और कोई तो फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब जिन बच्चों ने ध्यान से ये सारी चीजें सुनी है उनको मजा आना स्टार्ट होगा। सारे बच्चे बताना वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पूरे प्रोसेस में कितना है, नॉर्मल का कितना है, स्प्रिंग का कितना है। अब हम लोगों ने हर चीज इंडिविजुअली सीखी है बेटा। सर ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकालूं? मैंने कहा पागल है क्या, ये तेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर तो हमेशा हॉरिजॉन्टल पार्ट पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे ग्रेविटी वर्क करेगा? नहीं करेगा। सर नॉर्मल रिएक्शन तो इधर है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इधर है, हमेशा वर्क डन जीरो रहेगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। वेरी गुड। अब एक ने बोला स्प्रिंग का वर्क डन के एक्स, अरे वो फोर्स होता था पागल, ये होएगा माइनस के बाय टू, याद करिए एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये रुक जाएगा जीरो, इनिशियल इज माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। सर अब कैसे करेंगे? हो तो गया यार, माइनस के बाय टू, फाइनल है आपका एक्स नॉट, इनिशियल था जीरो। ध्यान सुनिए, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी तो एक्स इनिशियल आपका है जीरो, एक्स फाइनल है आपका एक्स नॉट। हो तो गया सवाल बेटा, इक्वल टू जीरो माइनस या माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। सर आपने ये जीरो क्यों रखा? पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही तो होगी जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा, बस हो तो गया। माइनस माइनस गया, टू टू गया, हमें एक्स नॉट चाहिए था ना, तो एक्स नॉट की अगर आप बात करेंगे तो ये अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास टू और टू तो चला गया, हाँ सर, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में के बाय एम, नहीं एम बाय के, और वी हमारे पास आंसर आ रहा होगा। किस किस का यही आंसर आया है, हाँ या ना? सर वाई माइनस इन स्प्रिंग वर्क, पहली बात तो फॉर्मूला बेटा रिवाइज करके आ, ये इतना आराम से सारी चीजें पढ़ाई हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला, गधे गुस्सा आ रहा है, ये होता है, या तो दिमाग लगा ले, जब ये कंप्रेस करेगा स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ही तो आ रहा है हमारा बेटा, यार रिवाइज करके आया करो यार। हाँ हो गया सवाल सारे बच्चे। अभी फ्रिक्शन भी लूंगा, पहले ये सवाल सुनिए। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, एक बॉल है एम मास की, ये हमारे पास स्मूथ है, अभी कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं, ये हमारे पास स्मूथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। चलिए बेटा अब कैसे करेंगे,
बॉल को रिलीज करोगे, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो ये चलते चलते आएगा और फिर इसको कंप्रेस करेगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका पहाड़ है, ठीक है, और ये स्प्रिंग हमारे पास पिचक जाएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, ये जाके इसको पिचकाएगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये है हमारे पास कंप्रेशन एक्स नॉट। हाँ या ना? हमारे पास एट मैक्सिमम कंप्रेशन अगर मैं बात करूं, एट मैक्सिमम कंप्रेशन हमारे पास हम लोग यहां पे बात कहेंगे वी फाइनल ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? 0। अब जरा देखो, जरा देखते कौन कौन सोच पाता है, कौन कौन वर्क करेगा। सर वर्क डन टोटल हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मैंने कहा हाँ सर, यहां पर ग्रेविटी भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, स्प्रिंग भी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। मैंने कहा हाँ। अब लिखना आना चाहिए वर्क डन, तो आपका सवाल हो गया। सारे बच्चे अब जरा देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सारे बच्चे बताइए अब देख के। नॉर्मल भी होगा भाई, यहां पर इस सरफेस से एक नॉर्मल भी तो मिलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल भी तो रहेगा, यहां पर भी तो नॉर्मल है। सारे बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटी विद साइन, विद साइन। अब गलती मत करना, साइन से आंसर अलग हो जाएंगे। क्या रहेगा बेटा? सर ये तो हॉरिजॉन्टल में भी गया। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेविटी का वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर मैटर करेगा। अगर ये हाइट हमारे लिए h है तो तुम किस रास्ते से जा रहे हो। यहां पर सीधा रास्ता भी होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा मेढ़ा होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा है, कर्व है, क्या है, वी डोंट केयर। ये यहां से आया, वर्टिकली नीचे गया है, प्लस mgh। नॉर्मल का वर्क डन 0, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस सवाल में परपेंडिकुलर टू सरफेस तो 0 होगा। स्प्रिंग का वर्क डन -k/2। सर xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, तो सर ये आएगा -k/2। xf है सर, फाइनल है x0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सर ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ये यहां पर रेस्ट से रिलीज है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और ये जाएगा जाएगा जाएगा, इसको पिचका देगा, फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया सवाल बेटा। अगर आप इस सवाल की इक्वेशन की बात करेंगे तो प्लस mgh माइनस k/2 x0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k x0 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू mgh। तो x0 की वैल्यू किस किस की यही आ रही है, 2mgh डिवाइडेड बाय k। दिस इज योर आंसर। हाँ या ना? हो गया हमारा। अब जो बेसिक चीजें छोटी छोटी हम लोगों ने करी थी सारे बच्चे, अब इसमें एक फ्रिक्शन का ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए, टाइम कितना है अभी हमारे पास हमारे लिए। अब क्वेश्चन में ना बस डेटा मिलेगा तुम्हें और कुछ नहीं है। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, मेरे पास यहां पर एक जमीन है, पूरी जमीन इज रफ विद म्यू की वैल्यू 0.1, ठीक है। हमारे लिए यहां पर एक ब्लॉक है 4 kg का, 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। के की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन पर मीटर है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये हमारे पास 3 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। हमारे पास फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा। आप जरा देखिए सारे बच्चे, जरा अब बताना
इक्वेशन बना लो बेटा, क्योंकि सवाल में इक्वेशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे। सर अगर फ्रिक्शन भी आ जाए तो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आ जाएंगी। बेटा सारे बच्चे जरा देखना, अगर मेरे पास यही कहानी थी और मैक्सिमम कंप्रेशन की बात हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन पर ये जो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन पर ये स्प्रिंग हमारे पास पिचक जाएगी और ब्लॉक यहां कहीं आ चुका होगा। ठीक है, ब्लॉक हमारे पास यहां कहीं आ चुका है। ये नेचुरल लेंथ थी यहां तक और ये x0 कुछ हमारे पास आ चुका है। अब जरा देखें कितने बच्चे सारी चीजों को ढंग से कर लेते हैं। जरा देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बेटा सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हैं, डिटेल में, अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए ग्रेविटी का वर्क डन। अब सारी चीजें अलग अलग पढ़ाई थी बेटा, ग्रेविटी अलग से सिखाई, नॉर्मल के क्वेश्चन अलग से कराए, स्प्रिंग का अलग से कराया, फ्रिक्शन का अलग से कराया और काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग से पढ़ाई। बस अब जोड़ना सीख जा भाई बस। ग्रेविटी का वर्क डन 0। क्यों सर? क्योंकि फोर्स इधर हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी कभी काम नहीं करती चच्चा। सर नॉर्मल का भी वर्क डन 0 आएगा। मैंने कहा यस। जिनको रीजन चाहिए मैं रीजन भी बोलता जा रहा हूं। नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, हमेशा पूरे मोशन में 90 डिग्री पर है, वर्क डन 0। ग्रेविटी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, हॉरिजॉन्टल मोशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। मैं यहां लिख देता हूं। कोई पूछे सर आपने 0 क्यों करा है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो वर्क डन 0 होता है। इन दोनों का तो ये रीजन रहा। वर्क डन बाय स्प्रिंग तो -k/2 ये आएगा। फाइनल था हमारे पास x0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सारे बच्चे बताइए, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास कितना रखूंगा मैं? 4 इंटू 20 का स्क्वायर मैं यहां रखूंगा। सारे बच्चे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? तो पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के mg होगा इस केस में, है ना। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.1, मास इज 40, तो ये 4 न्यूटन का हमारे पास फोर्स आ रहा है। वेरी गुड गुनगुन बेटा, यार बहुत सही। सुहानी वेरी गुड। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 इंटू 3, अरे चच्चा फ्रिक्शन कहां से कहां काम करेगा? ये गलती तूने फिर से कर दी। फ्रिक्शन यहां 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 3 मीटर तो करेगा क्या? इसके बाद रफ नहीं है? है। तो एक्चुअली में यहां 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 ये भी करेगा, तो इधर से इधर भी करेगा और जब तक कंप्रेस करेगा तब तक फ्रिक्शन काम करेगा। वर्क डन की वैल्यू अगर आप देखें तो पहली बात माइनस रहेगी। क्यों? फोर्स इधर, फ्रिक्शन का फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर। तो वैल्यू cos 180 है बेटा, तो ये आएगा -4 इंटू 3 प्लस x0, ये आएगा। अब जरा देखो इक्वेशन जिन जिन की ये बन गई उनका हो जाएगा -k x0 का स्क्वायर बाय 2। अच्छा k की वैल्यू मैं रख देता हूं, k की वैल्यू 10 है तो माइनस, ये k की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, तो -5 x0 का स्क्वायर, हाँ सर, माइनस हमारे पास 4 इंटू 3 प्लस x0, हाँ सर, इक्वल टू 0 माइनस हमारे पास ये हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो गया 2, तो 800 यहां। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक बन रही होगी बेटा हमारे पास 5x0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस x0, माइनस 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 हट जाएगा तो -800 इक्वल टू 0। जिन जिनकी ये इक्वेशन बन गई है सारे बच्चे दिल बना दीजिए।
हाँ या ना? अगर आपने हर एक पार्ट समझ लिया बेटा, कठिन से कठिन सवाल भी हमारे पास हो जाएगी। हाँ, डेटा मैंने अपने हिसाब से दिया है तो इसलिए थोड़ी बेकार सी क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है? आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन मैच कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैंने डेटा अपने हिसाब से दे दिया, ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो डेटा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा। इक्वेशन ये बनी है, बस इतना बता दीजिए। डेटा मैंने दिया है, मेरे को क्या चेक करना है कि आप ये वाले पार्ट सही से पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे। एग्जाम में तो डेटा कुछ भी रहेगा तो उसके हिसाब से चेंजेस रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा इसकी बात करें, हमारे पास ये हाइट थी 20 मीटर, ठीक है? ये हाइट थी हमारे पास 20 मीटर और ये पार्ट है हमारे पास रफ। मैंने यहां पर एक बॉडी को स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, बॉडी इज 2 kg, ठीक है? और हमारे लिए ये यहां से आते, ये सरफेस पर आते 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 यहां पर रुक गई है एट रेस्ट। ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एट ग्राउंड, कम्स टू रेस्ट एट ग्राउंड, क्योंकि फ्रिक्शन भी था। अब मेरे को ये बताइए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास कितना हुआ होगा? सारे बच्चे अब ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें बताना है। अरे इसके बाद होमवर्क दूंगा यार, भगोड़े कहेंगे कहां भाग रहे हो? हाँ, सारे बच्चे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, इसके बाद होमवर्क दूंगा। देखो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, फ्रिक्शन का वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली तो निकाल नहीं पाओगे, है ना? सर इतना टफ थोड़ा है, ये रफ सरफेस है भाई। देखो, कोई बोले सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन में अलग से निकालूंगा, हमारे पास डिपेंड्स ऑन, ये नॉन कंजर्वेटिव है, डिपेंड्स ऑन पाथ, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है भाई, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, टेढ़ा मेढ़ा है, आप नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ इस रास्ते से तो नहीं निकाल पाएंगे। इंटीग्रेशन 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 गादा है। टोटल वर्क डन, ध्यान से सुन भाई, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ध्यान से देख ले। अरे क्यों जाओगे इस मेथड से? दिस विल बी लेंदी मेथड, बार बार नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, इरिटेट कर देगा यार। इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी ने काम किया, हाँ सर, नॉर्मल भी है, हाँ सर, सर फ्रिक्शन भी है, हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हो तो गया सवाल यार, क्या बात कर रहे हो तुम? लेंदी मेथड ही तुम्हें दिखता है क्या? नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अगर बॉल ऐसे आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, बॉल अगर यहां है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, वर्क डन 0। ग्रेविटी का वर्क डन लिखना तो आता है तुम्हें, प्लस mgh, मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, प्लस mgh आएगा, ओवरऑल डाउनवर्ड गया है। फ्रिक्शन का वर्क डन सर हमें पता नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, यही आएगा। ये आसान नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत लेंदी चला जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस मास है 2 इंटू 10 इंटू हाइट हमारे पास थी 20, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 25। तो कितना आ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो माइनस 25 बेटा, ये आ गया, और हमारे पास 400 माइनस हो जाएगा 400, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका आ रहा है माइनस 425। याद करिए, काइनेटिक फ्रिक्शन है, वर्क डन नेगेटिव ही आना चाहिए। हाँ या ना? वो तो गया। दिमाग अगर आप ढंग से लगाओगे आपको मजा आने लगेगा। सवाल
स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ से मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, तो मैक्सिमम इलोंगेशन सोचनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इलोंगेशन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इलोंगेशन, ये आप करेंगे। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, अब आप यहां से रेस्ट पर से रिलीज कर रहे हैं, एचसीवी का खतरनाक सवाल है ये आपका, ये आपको करके लाना है, ठीक है, हमारे लिए। वेरी गुड। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। एक तो ये है जब व्हेन सरफेस इज स्मूथ, व्हेन सरफेस इज स्मूथ, ये आपको करना है। दूसरा पार्ट है बेटा, इफ सरफेस इज रफ, इफ सरफेस इज रफ, ठीक है, म्यू मान लेंगे। राइट इक्वेशन ऑफ, राइट वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन लिख के आएंगे टिल मैक्सिमम कंप्रेशन। जरा देखिए कौन कौन सोच के आ पाता है, मैक्सिमम कंप्रेशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लिख के लाएंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये सवाल आप करेंगे बिल्कुल, ये सवाल करेंगे, ये सवाल करेंगे, अरे भाई ये सवाल करेंगे, ये अब लेवल अप हो गए, तो लेवल अप वाले सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है, साथ में करेंगे। मतलब ये सारे सवाल जरा आप सभी लोग ट्राई करके आएंगे। और इसमें अभी ऊपर भी दो सवाल है, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। जितने भी सवाल हैं कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। अब आपको मजा आना स्टार्ट होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम आ गए ना, एचसी वर्मा के ही क्वेश्चन है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम पर आ गए। अब मजा आना स्टार्ट होगा। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, बिलीव मी, अब आपको दिखेगा कि सर एडवांस के सवाल भी कितने आसान है, बिलीव मी, ठीक है। यहां तक मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल लगा है कि आपको 5 लेक्चर लगे वहां तक सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए। अब आने वाले 1-2 लेक्चर में तुम कहोगे सर पीछे हटो, आप रिवाइज करके आओगे, आपको सर पीछे हटो, सवाल दिखाओ आप, ठीक है, ओके। हाँ, मजा आएगा भाई। अब हम लोगों ने डिटेल में हर छोटी छोटी चीज डिटेल में पढ़ ली है, बस आप उसको अब लगाइए। अब देखिए क्या एचसी वर्मा के सवाल रहेंगे, क्या आपके एडवांस के सवाल रहेंगे। क्लियर? हाँ, ओके। लव यू ऑल। मेरे को आपको पढ़ा के बहुत मजा आया, पता ही नहीं लगा टाइम का, ठीक है। कभी कभार तो ऐसा लगता है भाई चलती रहे क्लास, चलती रहे लेकिन कोई नहीं। हाँ, अभी किसकी क्लास है आपकी? हो सकती है। चलिए, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करा, अच्छे से जवाब दिए, कुछ कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। मैं आपसे गलतियां करवा के ही सिखाता हूं कई बार, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा दिन आपके दिमाग में रहेगा जब आपको झटका लगेगा, अरे काइनेटिक एनर्जी ऐसे क्यों कह दी सर ने, अरे काइनेटिक एनर्जी p²/2m में सर ऐसा क्यों भूल गए, तो वो वाली चीज आपके साथ ज्यादा रहेगी, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, हम चलते हैं। हाँ, मैं कॉलेज में था ना तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी थी। हाँ, बुढ़ापे में तो सभी की खराब हो ही जाती है। चलिए, हाँ हाँ जाइए जाइए जाइए, ठीक है। हाँ हाँ, हवा पूरी बना रहे हो। कॉलेज में थे तो ये था, कॉलेज में थे तो वो था। हाँ, चलिए कोई नहीं, ठीक है ठीक है, तो ठीक है। चलिए अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।